जी बिल्कुल, देखिए एक ऐसी क्वालिटी थी अजीत पवार में जो राजनीति में बहुत कम देखी जाती थी। जो उनके दिल में होता था वो उनके जुबान पर होता था। फिर चाहे पार्टी के कार्यक्रम से जुड़ी बात हो, कार्यकर्ताओं से बात करना हो, अधिकारियों से बात करना हो, या फिर अपने साथी दलों को काम को लेकर बातचीत करना हो, जो जो उन्हें सही लगता था वो बिना किसी लाग लपेट के लगातार कह देते थे, भले ही चाहे किसी को अच्छा लगे या फिर बुरा लगे। और उनका यही स्वभाव सबसे ज्यादा लोगों को और नेताओं को पसंद आता था। कई बार उनकी बातों से जब वो कड़वी सच्चाई कहते थे तो कुछ लोग आहत होते थे, लेकिन बाद में उन्हें रियलाइज होता था कि अजीत पवार जो कह रहे हैं वो भलाई के लिए कह रहे हैं, उन्हीं की भलाई के लिए कह रहे हैं। और जो समाज के लिए, जनता के लिए, पॉलिसी के लिहाज से जो सही होता है वो अक्सर कहा करते थे। लाडली बहन योजना को लेकर भी वो कहते थे कि आप चूंकि पैसे दे रहे हैं तो ऐसे में जनता जो है वो इस तरह से उम्मीद न लगा के रखे। तो फाइनेंशियली जब चीजें आती थी, जब राज्य का बजट, चूंकि वो वित्त मंत्री रहा करते, तो ऐसे में जो लोग हर चीज के लिए सरकार पर निर्भर रहते थे कि सरकार आएगी मदद कर देगी, उनको लेकर भी वो अक्सर कहा करते थे कि सभी चीजों का ढोंग किया जा सकता है लेकिन पैसे का ढोंग नहीं किया जा सकता। इसीलिए जनता जो है कार्य करते रहे, हर चीज के लिए सरकार पर निर्भर ना रहे। तो सोचिए एक राजनेता जो सत्ता, जो वित्त मंत्री हो सरकार में, उसके द्वारा इस तरह से इतनी साफ गोई से जनता के उस वर्ग को एड्रेस करना जो हर चीज के लिए सरकार पर निर्भर रहती है, ये बहुत कम रेयर क्वालिटी है जो नेताओं में देखी जाती है। और यही वजह कि अपने पिछले 40 वर्षों के करियर के दौरान कभी कोई ऐसा पल नहीं आया जब अजीत पवार ने अपने वक्तव्य से किसी को दुखाया हो। जब भी उन्होंने कहा, जब जो भी बातें कही, वो हर बार जनता के हित में रही थी। उनके पार्टी की बात हो या फिर पॉलिसीज को लेकर, खास तौर पर देखिए अजीत पवार को अगर जज करना होगा तो अपने जब वो काम करते थे, पॉलिसीज को लेकर जब बात करते थे, राज्य के जो वित्त विभाग होता था, वित्तीय जो स्थितियां हुआ करती थी राज्य की, और उसको लेकर जो बात करते थे, उन चीजों की वजह से वो आज उन्हें हर नेता याद कर रहा है कि आज जब अजीत पवार नहीं हमारे बीच, तो उनकी ये जो क्वालिटी थी जो सबको सबसे ज्यादा याद आ रही है, जितने ब्लंट तरीके से वो मुखर होकर जो सही होता है उसे कहते थे, वो लोगों को सबसे ज्यादा छू जाता था। ये एक प्रसंग जिसका जिक्र अभी सौरभ ने किया, उसके अलावा भी कई ऐसे प्रसंग है। बताऊं जिस तरह से कि जब हम उनसे बात क्या करते कि जब आपने पार्टी छोड़ी, पार्टी छोड़ने के पहले वो मुखर होकर पार्टी के भीतर शरद पवार को भी कहते थे कि अब समय आ गया है जब आप आराम करें, हमें जो है दूसरी पीढ़ी जो है उन्हें काम करने का मौका दे। कोई इस तरह से नहीं करता, लेकिन ये बातें उन्होंने पब्लिकली मंच पर कही थी, जो उनके दिल में था वो उन्होंने कहा था। और यही वजह है कि आज इतने वर्षों बाद भी जो जो उनसे मिलता था वो इनके इस स्वभाव की वजह से उन्हें और ज्यादा। एक महत्वाकांक्षी नेता थे, युवा थे, राजनीति के लिहाज से उनकी उम्र कोई बहुत ज्यादा नहीं थी। 66 वर्ष की उम्र में भी आप ये सोचें इतनी बार के विधायक हो जाना, मंत्री हो जाना, 6 बार के डिप्टी सीएम हो जाना। कुछ नई तस्वीरें भी हैं लैंड क्रैश साइट की, वो भी आपको हम दिखा रहे हैं। तो अब उसमें एक ऊंचाई से दिखाई दे रही है तस्वीर, तो पता लग रहा है कि विमान का तो कुछ ज्यादा बचा नहीं, केवल टेल जो पिछला हिस्सा है केवल वही साबुत दिखाई दे रहा है। बाकी पूरा जो बॉडी है जहाज की वो पूरी तरीके से आपको जली हुई दिखाई देती है। तो ये वो पिक्चर है, और वो बार बार हम जिक्र कर रहे हैं उस छोटी सी पहाड़ी का। क्या इस पहाड़ी से टकरा करके क्रैश हुआ? कोहरा था, पायलट को लैंड नहीं करने के लिए स्ट्रिप नहीं दिखाई दे रही थी, आईएलएस सिस्टम वहां नहीं होता है तो आपको तकनीकी मदद नहीं मिलती है, पायलट को खुद रनवे देख करके लैंड करना होता है। ये सारी वजह रही। अब ये सब जांच में जो है वो सामने आएगा, लेकिन है एक बहुत बड़ी क्षति। और दूसरा आप ये देखें कि समीर, इस वक्त अजीत पवार अपनी राजनीति के चरम पर चल रहे थे, पीक था उनका, ये उनके पॉलिटिकल करियर का। पार्टी पूरी तरीके से उनके हाथ में थी, कोई चैलेंज नहीं था, सरकार का हिस्सा वो लगातार 2022 से बने हुए थे, बहुत महत्वपूर्ण विभाग उनके पास थे, उप मुख्यमंत्री के अलावा वित्त मंत्री महाराष्ट्र जैसे राज्य का होना, तो एक बड़ी पावरफुल जगह वो इस वक्त बैठे हुए थे, हर लिहाज से, पार्टी भी और सरकार भी। बिल्कुल सौरभ, क्योंकि पार्टी में उनकी पैठ पूरी तरह से पकड़ पूरी की तरह से थी, और साथ ही साथ सिर्फ वो जिस राष्ट्रवादी कांग्रेस का वे प्रतिनिधित्व कर रहे थे, नेतृत्व कर रहे थे, वही नहीं बल्कि शरद पवार गुट का भी नेतृत्व अभी उन्होंने करना शुरू कर दिया था। क्योंकि अगर हम नगर निगम चुनाव में देखें तो पूरी तरीके से प्रचार की पूरी कमान उनके हाथों में थी। न शरद पवार ना ही सुप्रिया सुले ने उस पूरे चुनाव कैंपेन के दौरान कहीं हस्तक्षेप नहीं किया। टिकट भी जो बांटने थे या कैंपेन की जो लाइन तय करनी थी वो भी अजीत पवार ने ही तय की। जब पुणे नगर निगम का जो मैनिफेस्टो रखा जाना था उसमें ही अजीत दादा पवार ने ही लीड किया, और उसमें जो कुछ मुद्दे रखे जाने थे, जो घोषणा पत्र होना था, वो अजीत पवार ने ही लीड किया था। जाहिर है अब भी
जबकि महाराष्ट्र में जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनाव जाहिर हो चुके हैं, चुनाव प्रचार शुरू है। उसके लिए अजीतदादा पवार के आज के 4 कार्यक्रम बारामती में ही थे। 10 बजे से लेके शाम के 5:30-7 बजे तक उनके पूरा कार्यक्रम दौरा लगा पड़ा था। लेकिन जिस तरीके से हादसा हुआ उसके बाद पूरे महाराष्ट्र को जो कार्यकर्ता हैं, उनके समर्थक हैं, एक बड़ा ही झटका लगा है। बात करें उनके महाराष्ट्र राजनीतिक करियर की और पीक की, तो बिल्कुल जाहिर है, क्योंकि लगातार वो सरकार में बने रहे, उप मुख्यमंत्री के तौर पर और खासकर वित्त मंत्री के तौर पर उन्हें लगातार महाराष्ट्र का बजट रखा हुआ है। लाडली बहन योजना जो महाराष्ट्र के लिए सबसे एक फ्लैगशिप प्रोग्राम रहा है, उसे रखने का काम भी उन्होंने ही किया। हालांकि मुख्यमंत्री उस वक्त एकनाथ शिंदे थे जी, उनके समय की योजना तो है। ऐसी तमाम बातें हैं समीर जो आज अजीत पवार के बारे में याद की जा रही हैं, और उन्हें याद करके आज राजनीति में उनको जानने वाले लोग, जनता जो उनको जानती है, उनसे प्रेम मानती है, सबकी आंखों से आज आंसू छलकते हुए हम देख रहे हैं। राजेश के पास चल लेते हैं, एनसीपी दफ्तर से हमारे साथ जुड़ गए। राजेश, आप भी तस्वीरें दिखाइए, लोगों से बात करिए। ये खबर जो आज यकीन करने वाली नहीं थी, सुबह सुबह जब ये खबर आई, इस खबर का क्या असर उनके समर्थकों पर पड़ रहा है? बिल्कुल, देखिए, महाराष्ट्र प्रदेश का जो एनसीपी का कार्यालय है प्राची, मुंबई के नरीमन पॉइंट में, वहाँ पे मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर भी शोक की लहर है। जो कार्यकर्ता यहाँ पहुँच रहे हैं उनके आंखों में आंसू हैं, क्योंकि सालों साल तक उन्होंने अजीत पवार के साथ काम किया और अपने समर्थकों के लिए, अपने कार्यकर्ताओं के लिए, अपने चाहने वालों के लिए वो दादा थे। और यही वजह है कि जो यहाँ पे लोग पहुँच रहे हैं वो बहुत ज़्यादा शोक में हैं और कई लोगों को हमने यहाँ पे बिलक बिलक कर रोते हुए भी देखा है। सर, आप बात कर पाएंगे? आप बात कर रहे हैं। कितने सालों से थे आप दादा के साथ? अभी सर बताएं, आप कितने सालों से थे दादा के साथ? और ये जो खबर आई है बहुत दुख देने वाली है, पीड़ादायक। पार्टी जब भी हम लोग का एनसीपी पार्टी हो गया, स्थापन हो गया, तभी से हम लोग दादा के साथ हैं। पीड़ादायक खबर है, बहुत दुख देने वाली। हम लोग को लग नहीं रहा है कि दादा नहीं है हमारे इसमें आज। कल तक यहीं से दफ्तर में आते थे कार्यकर्ताओं से? यहाँ पे थे वो कल, और कुछ नहीं। ये लोग जो यहाँ पे पहुँचे हुए हैं वो सब इस वक्त दुख में हैं, पीड़ा में हैं, और लोगों से मैं बात करने की कोशिश करता हूँ, अगर वो बात कर पाए तो। देने वाला नेता, किस तरह हमेशा कार्यकर्ताओं को बड़े आदर भाव से और सम्मान। क्या नाम आपका? मेरा नाम हाजी मुखलेश। बहुत एक दुख देने वाली खबर है बम्बई का। दादा से, अजीत दादा से आपकी मुलाकात आखिरी बार कब हुई? क्या यहीं से पार्टी दफ्तर मुलाकात? जी, पार्टी दफ्तर में पिछले टाइम हम लोग आए थे तो दादा की मुलाकात हुई है, और नाम से लोगों को बुलाते थे दादा के बारे में कुछ। कैसे याद करेंगे? याद क्या करेंगे, दिलों में बसा है और हमेशा हमारे दिलों में रहेगा। गरीब कार्यकर्ताओं को नाम से, मैं गली का कार्यकर्ता था, लेकिन मुझे मुंबई शहर का अध्यक्ष बनवाया और तरह तरह कमेटी में काम करने का संति दिया है, और आज दादा नहीं है सुन के बड़ा दुख हुआ है। ये यकीन नहीं हो रहा है कि दादा दुनिया में नहीं है। अभी तक बहुत से लोगों के दिमाग में ये घूम रहा है कि दादा है, और अजीत दादा एक ऐसा व्यक्ति था, छोटे मोटे चीज़ में सीनियर पे को फ़ोन करते थे, जिससे पुलिस वालों को फ़ोन कर देते थे, कोई दिक्कत, कलेक्टर को फ़ोन करते थे, पुलिस स्टेशन को, बीएमसी अधिकारी को फ़ोन करते थे। हमारा देखिए मुंबई शहर या महाराष्ट्र में वोटर गटर का ही मसला होता था, और बहुत से चीज़ों में जो घरेलू मसला रहता था, घरेलू मसले के अंदर भी लोगों को कुछ ना कुछ ऑफिसर को बुला के बोलते थे कि भाई इनका काम करो। ये दादा का खूबी, नाम से बुला कर बोलता था तुम्हारा जो समस्या है उसको मैं हल करके देता हूँ, आप एप्लीकेशन करो दादा के बंगले पर जाकर। तो दादा के बंगले में एप्लीकेशन करने के बाद क्या होता था, दादा